देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं कई दिन से आपको जिस बात से डरा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम बहुत करीब आ गए हैं, बल्कि अब 24 घंटे दूर हम रह गए हैं मुल्क में या इमरजेंसी लगने के या मार्शल लॉ लगने के। क्यों? क्योंकि जो हालात हो रहे हैं आपके सामने हैं। मैं इसके ऊपर तो तस्करा करूँगा डिटेल में, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं, नासिर साहब। नासिर साहब गुजरांवाला में होते हैं, उनके अपने सिनेमा हाउस भी हैं वहाँ पे। खाबे बहुत खाते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब की बात भी करते हैं। अभी उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही है। वो कहते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल फिल्म टाइटैनिक जैसी हो गई है। जहाज़ डूब रहा है, मीडिया म्यूज़िक बजा रहा है, अवाम गरक हो रही है और अशराफिया के लिए फासदी किश्तियाँ उतारी जा रही हैं। फासदी किश्तियों का मैं आपको ये बता दूँ कि पोर्चुगल ने गोल्डन वीज़ा बंद कर दिया है। वो कहते हैं चंद दिनों के अंदर 3 लाख ज़्यादा एप्लीकेशंस पाकिस्तान से आ गई। हमें काम करने वाले चाहिए यहाँ पे, पैसे लगाकर रियल एस्टेट में रखने वाले हमें नहीं चाहिए। गोल्डन वीज़ा ही वो ख़त्म कर रहे हैं। यानी अब ये हालात हो गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत गर्मा गर्मी हुई। इरफान कादिर साहब मेरे साथ हैं। इरफान कादिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उनके हवाले से बड़ी बातें आई। मैंने कहा उनसे ज़रा पूछें कि उन्होंने क्या वाकई ऐसी बातें की कि नहीं की। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, मुझे पता चला आज आपने चीफ जस्टिस साहब को यह कहा है कि जी आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने फैसला पहले का किया हुआ है। नहीं नहीं, इस टोन में मैंने बात नहीं की कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं की, लेकिन मैंने काफी सारे उनके सामने गुजारिशात की हैं और बड़ी डायरेक्ट की हैं, और उनके बारे में जो बहुत सारा एक इम्प्रेशन कायम हो रहा था इस बेंच के बारे में, एज इफ के बेंच जो है वो उसका एक अपीयरेंस ऑफ बायस है, सीमिंग बायस है, उस पर भी बात की। और बहुत सारी जो लीगल फ्लॉज थे उनके पहले फैसले में, उस पर भी बात हुई। तो काफी खुली बातें हुई, लेकिन बड़े डिसेंसी के जुमरे में हुई, बड़ी तमीज के साथ सारी बातें हुई। इस तरह नहीं हुई क्रूड तरीके से जिस तरह कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यूजुअली इरफान साहब, अगर आप किसी जज के ऊपर एतराज करता है कोई बंदा, तो वो नॉट बिफोर मी करके साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या मसला हो रहा है? एग्जैक्टली मैं उनको यही बता रहा था कि शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है। साथ मैंने शेर भी पढ़ दिया था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। और मैंने कहा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेगमेंट जो है सोसाइटी की और पॉलिटिकल हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी, तो वो उनको ये इम्प्रेशन हो रहा है कि कुछ जजेस जो है वो सोशल मीडिया पे भी ये बातें आ रही हैं। तो इसलिए आपको इस तरह के नोशंस जो है डिस्पेल करने चाहिए, और आप इस पे भी गौर करें कि आया इन हालात में क्या आपको इसमें बैठना भी चाहिए या और जजेस भी इसमें शामिल कर लेने चाहिए, ताकि आप पे सारी बाबत ना बने। तो इस तरीके से बड़ी क्लैरिटी के साथ सारी बात हुई थी। और मैंने उनको ये भी कहा था कि कुछ ऐसे इश्यूज आपने अभी फैसला करना है इस केस में जिसमें कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, मसलन आपके ब्रदर जजेस से जो डिफरेंस है उनको तो आपने शामिल किया नहीं है। तो आप इन आइसोलेशन जब उससे डील करेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हो गए हैं। या अभी लेटली वो काजी फाइल शाह साहब का एक आया था एक फैसला जो कि एक सर्कुलर से खत्म किया गया। तो उस सर्कुलर का हैसियत क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की विज़ा वी जुडिशियल ऑर्डर। तो ये सारी बातें चूंकि आप जब डिसाइड करेंगे तो फिर क्या आप इससे वो लगेंगे कि आप बिल्कुल बायस नहीं है या इंडिपेंडेंटली इसको डिसाइड कर रहे हैं या आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी बातें जो है उनसे काफी खुल के हुई थी और उन्होंने भी बड़े आराम से सब सुना। तो इरफान साहब, आपको लगता है कि कल फैसला वही आएगा जो पूरे पाकिस्तान का ख्याल है कि फैसला आएगा? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो लग यही रहा है, इसलिए कि जब मैंने तो इलेक्शन कमीशन के लिए मैं अपीयर होना था, मेरी भी बारी आनी थी, तो उससे पहले उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया था। जबकि मैंने उनको बताया भी था कि जी आया इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर में हो या कब हो, या इसकी डेट किसने देनी है, और फिर ओवरऑल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। तो इन लोगों को तो बुलाना फिलहाल प्री मैच्योर है, लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने इनको बुलाया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब मैं अपने आर्गूमेंट्स कर रहा था तो जब मैंने कहा कि ये मामले तो इलेक्शन कमीशन के करने के और डेट देना भी इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल नहीं है, और मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी कोट किया, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने मुझे जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूं कि ये हमारे करने की चीज नहीं है या हम ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि दोनों पार्टियां, हुकूमत भी और
वो पीटीआई आपस में मिल बैठे और इस पे कोई तस्फिया करें। तो जैसे ही उन्होंने कहा ये हमारे करने की चीज नहीं है, तो फिर मैं खामोश रहा। मैंने यही समझा कि अब चीफ जस्टिस साहब इस बात से मुत्तफिक हैं कि उनके दायरे अख्तियार में ये चीज नहीं है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजर गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी वो कुछ इससे हटके फिर आनी शुरू हो गई कि हमें ये चीज करनी है, तो वो काफी क्लैरिटी नहीं थी उसमें। तो आपका जो फिलहाल जो तासुर है आपका कि फैसला किस किस्म का आएगा, तो तासुर तो मेरा भी वही है फिलहाल। तो इरफान साहब, ये मुझे क्यों लग रहा है कि चीफ जस्टिस पंचायती फैसला कर रहे हैं, यानी जो पंजों को मंजूर हो सारों को मिला लो, मुशावरत करें। पंचायती फैसला वो इसलिए करना चाहते हैं कि जब अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन ना हो, उसके दायरे अख्तियार में कोई चीज ना हो और दोनों पार्टियां खुद ही सबमिट कर दें कि जी आप एक किस्म का हमारा एक आर्बिट्रेट कर दें या हमारे दरमियान रिकंसिलिएशन कोई करा दें किसी किस्म की, तो वो फैसला उसको फिर एक किस्म की ज्यूरिसडिक्शन खुद ही कन्फर कर दी जाती है। लेकिन अगर वो इस पे एग्री ना करें तो फिर अदालत को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो अब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का और भी है कि जिसमें कहा गया है कि कोई भी जज चाहे चीफ जस्टिस हो वो अपनी मर्जी से रद्दोबदल नहीं कर सकते बेंच में। तो अब ये जो बेंच हो रहा है, क्या आईनी तौर पे, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसओबीडियंट और इंसोलेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, बट मैं अपनी एजुकेशन के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आईनी तौर पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ? हाँ, इस पे बड़ी खुली मेरी बात हुई थी। मैंने उनको कहा था कि तकरीबन 6 जजेस हैं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने आपके इसी केस की निस्बत से कुछ फैसले किए हैं, जिससे कि 2 बातें जाहिर होती हैं। एक तो ये होता है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं जिस तरह के ये वन मैन शो है। और फिर मैंने उनको बताया कि ये वन मैन शो का लफ्ज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा है, लफ्ज वन मैन शो। तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में तो बेंच कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है और वन मैन शो से क्या मुराद है? तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े खुल के बात की। उन्होंने कहा इससे तो मुराद मैं ही हूँ, मुझ पे ही उन्होंने कहा है वन मैन शो। तो मैंने कहा कि फिर अगर उन्होंने आपको कहा है तो ये जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पहले आप इनको रिजॉल्व करें ताकि शफाफियत नजर आए, उसके बाद आप इन सेंसिटिव केसेस से डील करें। और दूसरा फिर वो वाले फैसले हैं जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा ये जो फैसला है अभी ताज़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 184(3) का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए कि कौन से केसेस हमने टेकअप करने हैं, 184(3) में कौन से नहीं करने। और जब तक कि हम इसको तय नहीं कर लेते, रूल्स में हम तरामीम नहीं ले आते, तब तक ये मामले रोक दिए जाए। तो उस पर भी बात हुई। तो मैंने कहा कि ये भी आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो कहने लगे कि हमारे जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है या जो भी हमारे इंटरनल मामला हैं उससे आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे उन्होंने कहा। मैंने कहा जी ठीक आप कह रहे हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हम आपको तो जवाबदेह नहीं है। मैंने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं, आप हमें तो जवाबदेह नहीं है, लेकिन आप कौम को तो जवाबदेह हैं। तो उस पर वो मुझे कहने लगे कि वो जस्टिस फाइज ईसा जो है वो आपका ख्याल है कि हम आपस में हमारे राब्ते नहीं है। मैंने उनसे अभी मुलाकात की थी जस्टिस फाइज ईसा से। तो इस तरह से ये सारी बातें भी होती है। तो उसमें एक तो ये लगता है जैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि जजेस में जो आपस में एक डिफरेंसेस जो हुए उनको रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ इस केस को भी चला रहे हैं। तो दोनों चीजें जो है ये आपस में मुझे थोड़ी सी मुतसादम भी लगी। बहरकैफ मैंने अपनी सारी बातें उनसे कर दी और उन्होंने बड़े आराम से सारी बातें सुनी और एक अच्छा माहौल रहा मेरे और जजेस के दरमियान। अच्छा माहौल था, लेकिन आपके रजिस्ट्रार के लिए तो अच्छा नहीं था, वो तो बेचारा फारिग हो गया आज। नहीं, वो फारिग इस तरह हुआ ना कि उन्होंने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलहदा किया जाए, लिहाजा इनको सरकार वापस ले ले। तो सरकार ने उनको वापस ले लिया। तो उस तरह नौकरी से तो नहीं ना उन्होंने बर्खास्त किया। नहीं, अब उन पे एक्शन भी होगा, मेरा नहीं ख्याल है। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अगर उन पे एक्शन होगा तो फिर वो तो उन्होंने तो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स फॉलो किए हुए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसके मुतालिक लेटर भी लिख दिया। हाँ, अब ये बड़ी काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने, सॉरी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आपका मतलब है कि वो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ लिखा हो? जी हाँ, जी हाँ, मुझे लग रहा है। अच्छा, वो मेरी नजर से गुजरा नहीं है, मैं अभी देखता हूँ उसको। उन्होंने कहा है कि एक जज साहब के खिलाफ एक समाअत आई है, उसकी दरखास्त करें। ओके ओके, अब इसका क्या मतलब है? हाँ, ये देखें, इस पे मैं समझता हूँ कि सर्कुलर नहीं इशू हो सकता। एक जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता, यहाँ बेअसर नहीं किया जा सकता, यहाँ गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले काबीना मीटिंग खत्म हुई है। मेरी अपनी फीलिंग है, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
कि ये आप लोगों की वजह से, आपका मतलब है तमाम अदालतों की वजह से जी जी इस मुल्क में सिर्फ अब इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा बीच, और ये बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया बाय द वे, मैं तो जी कई दिन जी से जी, कह रहा हूँ। तो क्या बिल्कुल। उसके लिए तैयार है सारे मेंटली? अब ये ऐसी चीज है जो आपको खबर है, मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं। मुझे खबर तो नहीं है, मेरी गट फीलिंग है। बस ये एक इंतशार की तरफ तो मैं समझता हूँ कि मुल्क लगता है जैसे बढ़ है, लेकिन मैं यही तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह उस तरफ ना ही जाए तो अच्छा। एक सजेशन ये भी थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब वक्त से पहले कोई लॉन्ग लीव ले लेते हैं तो शायद मुजायका नहीं, उसमें सबकी यानी फेस सेविंग भी हो जाती है। ये तो अब सवाल चीफ जस्टिस साहब जवाब दे सकते हैं, मैं इसके बारे में क्या कहूं। आप ही कर सकते हैं उनसे, मैं तो कर नहीं सकता। लेकिन इरफान कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान कादिर साहब की आप बात सुन रहे थे, कैसर अहमद शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी मुझे